B2B चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज महान सम्राट अशोक की जयंती है और आज उनकी जयंती पर सभी देशवासियों को, सभी मानवतावादियों को जय भीम जय भारत। तो सम्राट अशोक ने अपने समय में बहुत से कार्य किए हैं जो आज इतने वर्षों के पश्चात भी उनकी याद में आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो आज इस कड़ी में मेरे साथ मौजूद है सुरेख मानव बोस जी, एडवोकेट। और आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि सम्राट अशोक के वो कौन से कार्य रहे हैं कि इतने वर्षों के बावजूद भी उनकी उपलब्धियां हैं जो वो आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है और आज भी करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो इससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल आप फ्रेम में मेरे साथ देख रहे होंगे सुलेख मानव जी बैठे हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे अशोक महान के जीवन के बारे में। तो सबसे पहले हमारे टीम की ओर से सुलेख जी, जय भीम जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत जी। तो आज महान सम्राट अशोक की जयंती है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ उनका कार्यकाल रहा, कैसे उन्होंने अपने समय में कार्य किए? सम्राट अशोक इस पूरी धरा पर विश्व मानवता के संदर्भ में यदि देखा जाए तो एक बहुत बड़ी कड़ी है। तथागत गौतम बुद्ध के बाद उनकी सही मायनों में जो विरासत को आगे बढ़ाया वो हैं सम्राट अशोक, जिसने 84,000 शिलालेख खुदवाए और उन पर सब धम्पद की देशनाएं लिखवाई और उनके कार्य को आगे बढ़ाया। तो जन्म कब हुआ था उनका? उनका जन्म हुआ था 304 ईस्वी पूर्व चैत शुक्ल अष्टमी को पटना, आज का पटना, पहले पाटलिपुत्र होता था, बिहार में। जी। तो सम्राट अशोक ने अपने समय में बहुत सी क्रांतियां की। एक कलिंग का युद्ध भी उन्होंने लड़ा था। उसके बाद कैसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ और कैसे उन्होंने बुद्ध के मार्ग पर चलने की अपने आप को प्रेरित किया? देखिए, कलिंग, आज का उड़ीसा, कलिंग का युद्ध वहाँ होता है। राजे महाराजे सभी ने युद्ध, लड़ाई होती थी, लड़ाई जीतती थे, वहाँ शासन हो जाता था। पर उन्होंने इतना हृदय विदारक दृश्य देख के उनका हृदय परिवर्तन होता है। और उस समय के बहुत बड़े बड़े जो भिक्षु थे उनके संपर्क में आके उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और उनकी देशनाओं को आत्मसात किया। उसके बाद टोटली पूर्ण रूप से धम्म में लगन लगा दी पूरी, और राजपाट भी संभाला और धम्म के अनुसार संभाला। आगे एक भी लड़ाई नहीं लड़ी और विस्तार होता गया। जी। तो उनके परिवार में कौन कौन थे? बताया गया है कि उनके जो पुत्र पुत्रियां थी उन्होंने भी बुद्धिज्म को लेकर दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने बुद्ध के उस कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया। उनकी अनेक पत्नियां, अनेक लड़के और लड़कियां का जिक्र है। मुख्य तौर पर जिस पर सबको जानकारी है, संघमित्रा और महेंद्र दोनों पुत्र और पुत्रियों को श्रीलंका भेजा गया। श्रीलंका में जाके उन्होंने वहाँ के सम्राट का हृदय परिवर्तन किया। टोटली जो है ना, श्रीलंका में बुद्धिस्ट देश है और यहाँ से जो है ना, बोध गया में भगवान बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष की टहनी लेके भी गए थे और वहाँ रोपित किया है। वहाँ उसी की टहनी आज बोध गया में फलीभूत है। जी। तो सम्राट अशोक को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही जाती है अखंड भारत की, कि उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया है। वर्तमान समय में वो कौन कौन से आज देश उस अखंड भारत में सम्मिलित है? अखंड भारत कहो, महाभारत कहो, जिसका शब्द प्रयोग होता जा रहा है, और ये था वोल्गा से जावा देश तक। आज संपूर्ण भारत, भूटान, नेपाल, चीन का कुछ हिस्सा, उधर मंगोलिया, ऊपरी अपना ऊपरी रसिया, अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है,
ये पूरा साम्राज्य वहाँ तक था, और उसको हम कह सकते हैं पूरी पृथ्वी का 33% हिस्सा सम्राट अशोक के पास था और शांतिपूर्ण था, और इसका हमें है ना बहुत गर्व होता है। जी। तो सम्राट अशोक के वो कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं? सम्राट अशोक के जो कार्य रहे हैं अनगिनत हैं। मुख्य तौर पर जो ये पूरी धरती ऋणी है सम्राट अशोक की, जिसने तथागत गौतम बुद्ध के देशनाओं को 84,000 स्तूपों में लिखवाया, और ये भी लिखा गया है किताबों में उस समय नगर और गांव कुल मिला के 84,000 ही थे, और हर स्तूप होता था, हर गांव में हर नगर में स्तूप होता था, उसकी देशनाएं लिखी जाती थी। और उन्होंने जो ये आज का जीटी रोड है ये सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है। शेरशाह सूरी ने इसको रिपेयर करवाया था, और इसके दोनों तरफ फलदार वृक्ष भी थे, कुएं भी थे, और जिसको बाड़ी क्या बोलते हैं जो पानी का स्टोर करते हैं, बाड़ी बाड़ियाँ बावड़ी बावड़ी बोलते हैं, वो भी बनवाए थे। और पहली बार पशुओं और इंसानों के अलग अलग हॉस्पिटल भी खोले थे। ठीक है। उसके बाद है सबसे बड़ा जो जिसका ऋणी हम मानते हैं ना, वो है धम्म के बारे में। बौद्ध धम्म इतना प्रचार प्रसार किया, इतना प्रचार प्रसार किया, जो आज है ना, यदि इस देश को ढंग से इतिहास को पढ़ा जाए या उखाड़ा जाए या कुरेदा जाए तो बुद्ध ही बुद्ध नजर आते हैं। वो है जिसकी वजह है सम्राट अशोक। राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसमें भी अशोक चक्र है, लेकिन लोगों को उस चीज की प्रॉपर जानकारी नहीं है। इसका पीछे के कारण क्या है? देखो, मुझे कोई हिचक नहीं है कहने में, ये देश जो है ना, ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की वजह से है ना पिछड़ा हुआ है। उसी की वजह से ही इनको दरकिनार किया गया है, इतिहास को दबाया गया है, सही इतिहास को दबा दिया गया, नकली और कपोल काल्पनिक कहानियां गढ़ के हमारे सामने पेश किया जा रहा है। और उनका एक सबसे बड़ा मुख्य जो ये था ना कार्य, तीसरी बौद्ध महासंगति उन्हीं के समय में हुई थी, मोगलीपुत्र तिस की अगुवाई में हुई थी, और उसके बाद बहुत गति पकड़ी थी धम्म ने। और धम्म का, बौद्ध धम्म का मतलब है पाखंड, क्रूरता, जो बलि दी जाती थी ना, महीनों महीनों बलि चलती थी यहाँ, घोड़ों की, पशुओं की, उसके ऊपर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी, और पाखंडवादी लोग है ना तिल मिला गए। और वो उनको आखिर में राजा भरतरथ आखिरी 10वें सम्राट हुए हैं, मौर्य सम्राट, और पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से उनकी हत्या कर दी। कौन थे पुष्यमित्र शुंग? पुष्यमित्र शुंग जो है राजा भरतरथ के सेनापति, मुख्य सेनापति थे, और इतने नजदीक बन गए, इतने उन्होंने अपने आप को कॉन्फिडेंस में ले लिया, जिससे है ना उनकी है ना, जब एक वो सेना की परेड होती है उस दौरान राजा भरतरथ की है ना वो गर्दन अलग कर दी। उसके बाद धीरे धीरे सारा सिस्टम बदलता गया, और उसके बाद तो सबको मालूम है कत्लेआम कैसे, बौद्धों का कैसे कत्लेआम हुआ, कैसे कैसे टोटली उसके बाद सारा सिस्टम बदल गया इतिहास का। तो वर्तमान समय में सम्राट अशोक की जो विरासत है वो कैसी है आपके अनुसार? सम्राट अशोक बस कागजों में है, सही मायने में। हम इतिहास को बारीकी से नहीं जानना चाहते। पहली बात तो है ही नहीं, है तो महंगा भी है, और वो सही इतिहास में मिलावट हो चुकी है। सबसे बड़ी मिलावट हुई है नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने के बाद। हमारे पास सही मायनों में सही इतिहास कम ही बचा है, और आज समय है, युवाओं की जिम्मेवारी है, साधन संपन्न लोगों की जिम्मेवारी है, वो इतिहास को बारीकी से कुरेद कर पढ़ें, जानें, और अपने समाज, पीड़ित शोषित समाज में उसका प्रचार प्रसार करें। और इस धम्म को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक और उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम, जनरल कीटो, बाबा साहब,
के हम ऋणी हैं। उनको है न हर दिन हर समय पे उनको उनकी देशनाओं को हमें है न मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें डेली नित्य नियम से प्रणाम नमन करके है न हमने कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। आज के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो कितना सम्राट अशोक को पढ़ पाए और कितना समझ पाए? देखिए, ये प्रश्न थोड़ा अजीब सा है। जो लोग समाज की अगवानी कर रहे हैं ना, वो सही मायने में इतिहास को पढ़ते नहीं है। उन्होंने चंदा इकट्ठा करना और जयंतियां मनाना और छुटवैये नेताओं की जी हजूरी तक कार्य है। उनका कोई दायित्व नहीं बनता भाई इतिहास को पढ़ें, पढ़ाएं या किताबें खरीदें। जयंतियों पर लाखों करोड़ों रुपया बजट होता है, पर इतिहास के नाम से 10 रुपए की एक पुस्तक कभी मैंने किसी भी जयंती में बंटती हुई नहीं देखी। ये बहुत दुखद विषय है। जी, तो सुलेख जी हमें बताइए कि सम्राट अशोक की जयंती वो कैसी मनाई जाए, किस प्रकार से उसको याद किया जाए? सच्चे मायनों में सम्राट अशोक की या अनेक महापुरुषों की जयंती है ना, वो हमने सिर्फ और सिर्फ देखो ये हलवा पूरी का झंझट खत्म करके जो हम चंदा वंदा इकट्ठा करते हैं उसका साहित्य बांटा जाए। 2 साल लगातार साहित्य बांट दो, उसके बाद खा पी लेना। जब तक साहित्य नहीं जाएगा अंदर, साहित्य ही क्रांति ला सकता है। बाबा साहब ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। किसी से भी ज्ञान में हरा जा सकता। बाबा साहब को से इसलिए लोग डरते थे या दबते थे, बड़े बड़े कवि खान, उनको ज्ञान है, वो संदर्भ देते थे, एक एक चीज का बताते थे ये चीज कहाँ से कहाँ ले गई, ऐसे अड़ते नहीं थे। इसलिए बाबा साहब का इतना बड़ा योगदान इस देश पर तो है ही है, बल्कि विश्व पर है, जिसमें है ना सम्राट अशोक और तथागत की देशनाएं बोलती हैं संविधान की प्रस्तावना में। करुणा है, मैत्री है, बंधुत्व है, न्याय है, सारी चीजें प्रस्तावना में सम्राट अशोक ही बोलते हैं बाबा साहब की कलम से। जी, तो आज क्या कुछ और कहना चाहेंगे कि हमने आगे किस प्रकार से सम्राट अशोक की जो देशनाएं हैं, जो बुद्ध की देशनाएं रही है, उसको किस प्रकार से और आगे लेके चलना चाहिए? देखिए भाई, हमें सबसे पहले धर्म का भी यही है भी प्रैक्टिकल जीवन हो, प्रैक्टिकल, दिखावा ना हो। दिखावा करने से आदमी भ्रमित होता है। जितना कहा जाए, जितना पढ़ा जाए, उसको हम आत्मसात करें, पहले उसका अनुसरण करें। हम अनुसरण नहीं करते, सच्चाई ये है। हमने उनकी देशनाओं को पढ़ना पढ़ाना है। हर घर में, हर परिवार में नियमित चर्चा, विचार विमर्श करना चाहिए। कैलेंडर के माध्यम से हो, पुस्तकों के माध्यम से हो, वो उनके विचार विमर्श छोटे बच्चों को हमें अपनी गौरवशाली इतिहास को बताना चाहिए। एक दूसरी बात, यदि कोई भी सभा के अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, हाँ सरकार किसी की भी उससे फायदा उठाना चाहिए, पर 1-2 दिन आगे पीछे संगोष्ठी का आयोजन करना चाहिए। उस संगोष्ठी में सभी साथियों को विचार विमर्श के लिए बुलाना चाहिए। जो थोड़े जानकार हैं, बाहर से हैं, दूसरे उससे हैं, उसको आमंत्रित करो, ताकि वो इतिहासकार, साहित्यकार होते हैं, वो बहुत बारीकी से बताते हैं। जी, तो साथियों ये थे हमारे साथ एडवोकेट सुलेखमानो बोध जी, जिन्होंने आज सम्राट अशोक जयंती पर अपने वक्तव्य रखे हैं और किस प्रकार से सम्राट अशोक की जयंती मनानी चाहिए, उनके जो कार्य है उसको किस प्रकार आगे लेकर चलना चाहिए और वर्तमान समय में जो सम्राट अशोक की विरासत है उसको किस प्रकार से संजोकर रखना चाहिए। इन्होंने मुखर होकर हर बात का स्पष्टीकरण तरीके से स्पष्टीकरण किया है हर बात को। तो और ये सुलेख मानो जी के हाथों में एक महान सम्राट अशोक की एक चित्र है जो इनके बच्चों ने तैयार किया है। आज ही इसको तैयार किया, आप देख सको हो सम्राट अशोक
की जो तस्वीर है वो कितनी खूबसूरत और कितनी शानदार बनाई हुई है। तो ऐसे है कि हम अपने घरों के अंदर अपने जो भी संत महापुरुष है या हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं, हमारे जैसे सम्राट अशोक है या अन्य जितने भी बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं या अन्य प्रकार से जिन्होंने क्रांतियां की है समाज के अंदर, उनके चित्र अपने अपने घरों में अपने बच्चों से बनवाइए और इस उनको इसकी जानकारी दीजिए, ताकि जो इन संत महापुरुषों की, इन सम्राट अशोक की जो विचारधारा है वो आगे बढ़ सके। और एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा, सम्राट अशोक की जयंती की सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। और आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम, जय भारत।